निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति P को प्रतिनिधित्व नहीं करता है, मतलब कौन सा इसमें ऐसा है जो पावर को नहीं बताता है। तो आप विद्युत परिपथ में तो आपने पढ़ा होगा P इक्वल टू क्या होता है, BI होता है, P इक्वल टू क्या होता है, BI होता है, ठीक है। फिर I इक्वल टू क्या होता है, देखो I इक्वल टू क्या होता है, अरे वो ओम्स लॉ क्या कहता है, B इक्वल टू IR होता है, B इक्वल टू IR रखो यहाँ पे, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू I रखोगे तो I इंटू I स्क्वायर R हो जाएगा, तो मतलब ये वाला सही है। उसका B के स्थान क्या रखोगे, B के सॉरी I के स्थान रख दोगे B अपन R I के स्थान पे, तो यहाँ रखोगे I के स्थान B अपन R तो क्या दोगे B स्क्वायर अपन R हो जाएगा, तो ये भी सही है। ये वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा कहीं से, तो यही वाला क्या है, गलत है, इसलिए इसमें क्या है, सही है। यही वाला गलत है, इसलिए इसमें क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर हमसे कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु है, मतलब उसका मास कितना दिया गया, 15 kg, कितना दिया गया मास, 15 kg। एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के वेग से समान वेग से घूम रही है, मतलब वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है K इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, तो 1/2 है, m है 15, b 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 8 16, 15 8 120, तो क्या हो जाएगा 120। इसका मास होता है किलोग्राम, उसका मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी ऑप्शन हो आप लगा दो। ऑप्शन सेकंड कौन सा ऑप्शन है, 112 का ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध के समानांतर संयोजन में समतुलित प्रतिरोध। देखिए अगर समानांतर बोलेगा तो 1/r इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2, जितने भी लगे हों प्लस 1। अगर ये किसके लिए, पैरेलल के लिए है, ये किसके लिए, आपसे पैरेलल के लिए, तो ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा ये। लेकिन अगर आपको सीरीज में पूछे, किसमें पूछे, सीरीज में पूछे, या श्रेणी क्रम में, क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम में पूछे, तो उसके लिए डेर होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहीं पे डेर आपसे कैपेसिटर में पूछ ले, ये तो रेजिस्टेंस का था। अगर पूछ ले कैपेसिटर में पूछ ले, कैपेसिटर जानते हो किसी से लिखते हैं। अगर आपको किसमें पूछ ले, संधारित्र जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संधारित्र में पूछ ले, संधारित्र मतलब कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। उसमें अगर आपसे पूछ ले तो उसमें पैरेलल में क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, और वहाँ पे श्रेणी क्रम में क्या होता है, उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में ऐसे होता है, मतलब यहाँ का जस्ट उल्टा होता है, तो वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर रेजिस्टेंस मतलब क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है, तो समानांतर में 1/r 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। लेकिन अगर संधारित्र में पूछेगा समानांतर में, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 114 नंबर, पुतली की फोकल लेंथ, मतलब जो हमारी आँख में पुतली होती है वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो लेंस के लिए लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, लिखा लगा दीजिए पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्या बोला है कि लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पहुंचेगा। अब बताओ, लकड़ी लोहे वो मोम ये तीनों समान आकार के हैं, इनका आकार सेम है, तो आम बात है लोहे का वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। लोहे का वेट क्या होगा, जो ज़्यादा होगा, तो लोहे पे ग्रेविटी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, तो सबसे पहले क्या आएगा, लोहा ही आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये यहाँ पे लगा देता, एक चीज़ समझेगा, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन में लगाता निर्वात में, क्या लगा देता, निर्वात में तीनों को, मतलब निर्वात ऐसा जगह होता है जहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो निर्वात में ये तीनों एक साथ आएंगे, निर्वात में तीनों साथ गिरेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे यहाँ निर्वात वगैरह नहीं लिखा है, तो सबसे पहले कौन आएगा, लोहा, सबसे पहले कौन आएगा, लोहा, क्योंकि लोहे का वेट ज़्यादा होगा, तो उसको क्या जी उस पर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर निर्वात वर्ड लगा देगा तीनों साथ में आएंगे, ठीक है। देखिए डियर, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है, तो दो आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकता है, नहीं, ये रीजन नहीं है। दो आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं, भी रीजन नहीं है। इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है, तो ये ऑप्शन थर्ड क्या है, राइट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका किसका है, प्रिज्म से है। बोला है प्रिज्म कोण 60 है, मतलब प्रिज्म कोण को लिखते हैं ए से, ए बराबर कितना है, 60 डिग्री। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक मतलब n कितना है, √2 है। एक किरण 45 डिग्री पे आपतित होती, मतलब आई कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। निर्गत कोण द्वारा बना कोण, निर्गत मतलब देखो ये ऐसे प्रिज्म है, ये लाइट ऐसे जाती है, एक नॉर्मल यहाँ होता है, फिर ऐसे झुक जाती है, भाई नॉर्मल भाई रेयर से डेंस झुक जाएगी इसकी तरफ, झुक जानी चाहिए, लेकिन ये झुकती मतलब हल्का सा झुकेगी, सीधे ऐसे जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ भी नॉर्मल पड़ा होता है तो ये ऐसे चली जाती है, ठीक है। और तो अगर ये ऐसे तो ऐसे जाती है सीधे ऐसे, ठीक है। और ये अगर ऐसे जाती, और ये कैसे आती, ऐसे बैक आती, ऐसे बैक आती, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही आपका क्या होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही आपका कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होता है। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला एंगल क्या होते हैं, बराबर। इस एंगल को लिखते हैं डेल से, क्या लिखते हैं, डेल से। जितना ये होगा उतना, इसको एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं, ठीक है। जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है, जितना ये होगा क्योंकि उतना ये होगा, ठीक है। तो आइए करते हैं कैसे, हमको पता है डेल कैसे निकाला जाता है। डेल निकालने का फार्मूला होता है आपका क्या होता है, साइन में होता है, साइन सॉरी नहीं उल्टा फार्मूला, एन इक्वल टू फार्मूला होता है, एन इक्वल टू फार्मूला होता है साइन एंगल ऑफ डेविएशन प्लस a/2, एंगल में 2 है ध्यान रखिएगा, अपान साइन a/2। सॉल्व करिए इसको, तो यहाँ n हो जाएगा, साइन n की वैल्यू कितनी, √2, कितनी है, √2 डाल देंगे। यहाँ पे देखो 60 प्लस डेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 प्लस डेल बाई 2 हो जाएगा, और नीचे 60 का 2 आधा, 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, कितनी हो जाएगी, 1/2। ये घूम के इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन
जो इसके अंदर लिखा है ये वाला 60 वाट, ठीक है। अब यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 1/√2 इक्वल टू साइन, देखिए फिर से बताता हूँ क्वेश्चन, देखिए फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, n इक्वल टू होता है आपका साइन a प्लस n इक्वल टू होता है साइन a प्लस डेल बाई 2 अपान साइन a/2, ठीक है। n की वैल्यू √2, साइन क्या हो जाएगा 60 प्लस डेल अपान साइन 60/3 कितना, साइन 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 30, साइन 30 का वैल्यू इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा √2 साइन 30 ओए नीचे आ साइन 60 प्लस डेल, साइन 30 का अगर वैल्यू डालोगे तो यहाँ वैल्यू हो जाता है √2 इंटू 1/2, ठीक है। ये काटोगे तो इस पर रूट लग जाएगा, बस ये होता है, तो साइन 60 प्लस डेल बाई 2। अब 1/√2 साइन में किसकी होती है, साइन 45 कितनी होती है, साइन 45 बराबर होता है 60 प्लस डेल बाई 2, यहाँ पे साइन लगा, यहाँ पे साइन लगा, साइन साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर से 45 बचा, इधर से 60 प्लस डेल अपान क्या बचा 2 बचा, ये 45 दुना कितना हो जाएगा 90, 60 घट जाएगा कितना बचेगा 30, एंगल कितना बचेगा डियर, एंगल आपका कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा। तो ऑप्शन 30 डिग्री का ऑप्शन फर्स्ट में यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 118। एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा, तो दोलन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दोलन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है यदि लड़की झूले पे झूल रही है तो उसका द्रव्यमान केंद्र के नीचे होता है, और जब वह खड़ी हो जाती है तो उसका द्रव्यमान केंद्र के ऊपर जाता है, परिणाम स्वरूप लंबाई कम हो जाती है। और आवर्तकाल का फॉर्मूला था T इक्वल टू 2π√L/g। अगर लंबाई कम हुई तो आवर्तकाल भी क्या होगा, कम होगा, लंबाई बढ़ी आवर्तकाल बढ़ा, क्योंकि जी तो कांस्टेंट ही है, मतलब जो आवर्तकाल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L पे, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जी होगा तो कांस्टेंट होता है। 119 नंबर, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, तो जैसे भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए बिस्किट क्या होते हैं, कुरकुरे हो जाते हैं, ठीक है। और फ्रिज के अंदर से CFC गैस निकलती है जो वातावरण के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि किसी रॉकेट को प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, तो जितने फोर्स से रॉकेट ऊपर जाता है उतने फोर्स से नीचे धुआं कर देता है, ठीक है। तो गति का तृतीय नियम है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है विद्युतीय विलगन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो विद्युतीय विलगन आपका आधारित है डियर धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर क्या है, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था, एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा जाने वाले हथौड़े आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है कि लोहे में जो आवाज़ होती है, किसी भी इस्पात में जो आवाज़ होती है उसमें जो ध्वनि की चाल होती है वो ज़्यादा होती है, तो लोहे में ध्वनि पहले पहुंच जाती है और हवा में ध्वनि बाद में पहुंचती है, तो पहले लोहे वाली सुनाई पड़ जाएगी, बाद में उसको हवा वाली सुनाई पड़ जाएगी, तो ये देर में पहुंचेगी हवा में, इसलिए इसको 2 बार ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है 123 का रीजन यही है कि ध्वनि का वेग इस्पात में और वायु की अपेक्षा अधिक होता है, इस्पात में ज़्यादा होता है, वायु में कम होता है। तो जब कान लगा रहा है पटरी पे तो इस्पात है, लोहा है, उसमें ध्वनि पहले पहुंच जाएगी और हवा में बाद में पहुंचेगी, 2 बार उसको सुनाई पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंतृप्त कार्बन यौगिक, असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड लगा हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, संतृप्त बोलेगा तो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है। अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हैं, वह ऑक्सीजन में जलते हैं, तो कैसे जलते हैं, पीली कलर में जलेंगे, ठीक है। अगला है 125 नंबर, देखिए क्या बोला, एक रासायनिक समीकरण संतुलित होती है यदि यौगिक दोनों तरफ समान हो, नहीं, वार दोनों तरफ समान हो, नहीं। आगे देखिए 125, परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान हो, जैसे H + H2 + O2 मिलके बनाते हैं H2O, तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना, इधर 1 है, इधर 2 है, 2 से गुणा कर लोगे तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम, तभी उसको बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं, बोला है गैसोहाल क्या है, तो गैसोहाल एथिल एल्कोहल और पेट्रोल का मिक्सचर है। नेक्स्ट 127 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा बहुलक, थोड़ा सा मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, क्या बोला, इनमें से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो एक पॉलीकार्बोनेट का यूज होता है, किसका होता है, पॉलीकार्बोनेट, पॉली का मतलब बहुत सारे चीज़ों को मिला देना, मतलब बहुत सारे आइटम्स को मिला देना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है, तो सोडियम, कौन करती है, सोडियम पानी डालोगे तो ये अभिक्रिया करके जलने लगता है, ठीक है, या ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। आगे आपका है कॉपर ऑक्साइड
और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्रिया में अपचयन अभिकारक है, तो अपचयन अभिकारक मतलब जिसका देखो अपचयन अभिकारक वो होता है जिसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिकारक बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका होगा थर्ड। कौन होगा, थर्ड वाला CO। कैसे देखिए, अगर जब CuO प्लस CO रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CO बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। तो भैया किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, CO भाई CO में जाके ऑक्सीजन जुड़ रहा है, CO में जाके ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब क्या किया, इस CO ने इसका ऑक्सीजन ले लिया। अगर ये ऑक्सीजन ना लेता तो क्या इसका ऑक्सीकरण होता, इसका अपचयन होता, भाई इसका अपचयन हो रहा है तो इसकी वजह से हुआ, इसने लिया तभी तो, अगर ये लेता ही नहीं तो किसको देता। तो मतलब जिसका अपचयन होता है वो अपचयन अभिकारक नहीं होता, जिसके वजह से अपचयन होता है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। FeSO4 FeCOSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस CO, ये हुआ। तो एक दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो SO4 यहाँ से उठ के इसके पास चला गया, तो आम बात है इसने विस्थापन कर लिया, तो विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है। तो डियर वो है श्वेत फास्फोरस। क्या है डियर, वो श्वेत फास्फोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में, कच्ची चीनी के जो मिट्टी बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उनको रंग विहीन करने हैं तो जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, तो लकड़ी का चारकोल, चीनी का चारकोल, एनिमल का चारकोल। तो एनिमल के चारकोल को कहते हैं, जिसको जंतु चारकोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जंतु चारकोल भी कहते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 133। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल लग रहा है मुझे, देखते हैं। हाइड्रोजन गैस का एक मोल, ये हाइड्रोजन गैस के एक मोल में अणुग्राम ऑक्सीजन अधिक में 290 kg, मतलब एक अणु में कितना, एक अणु टूटता है तो एक मोल टूटता है तो वो क्या देता है, 290 ग्राम एनर्जी देता है। तो कहता है ऐसे 4 ग्राम हाइड्रोजन जुड़े, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन में मोल कितने होंगे, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन में जो मोल होते हैं वो कितने होने चाहिए। हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला कितना होता है, H2 होता है। तो H2 का अणुभार कितना होगा, H2 का अणुभार कितना होगा, देखो H का अणुभार होता है 1, तो H2 का कितना हो जाएगा, 1 × 2 कितना हो जाएगा 2। तो मोल कितने हो जाएंगे, 4 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो 4 ग्राम में मोल क्या होंगे, मोल क्या होता है, गिवन मास अपान अणुभार या मॉलिक्यूलर मास, 2 दूना 4। तो जब एक मोल में 290 kg तो 2 मोल में 290 × 2 कर लीजिए, 2 0 2 9 8 2 4 580 kg। समझिएगा, उसने ये कहा है कि एक मोल जो है, एक मोल में एनर्जी होती है, एक मोल में एनर्जी होती है कितने ग्राम, 290 ग्राम। तो मोल में बोला है, तो बोला है 4 ग्राम है, तो ये मोल नहीं है, पहले इसको मोल में बदलेंगे। मोल का मतलब होता है, मोल का फॉर्मूला होता है भार अपान अणुभार, भार अपान अणुभार। तो देखिए भार कितना इसका 4 है, अणुभार, हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन गैस है तो गैस का मतलब H2, तो जब उसका 1 दूना 2, 2 दूना 4 कितना आ जाएगा 2। तो जब ये मोल आ गया, जब एक मोल 290 देता है तो 2 मोल इसका 2 गुना देगा, 2 से गुणा कर लोगे, 2 9 8 2 4 580 आ जाएगा। ऑप्शन कौन, थर्ड राइट है। उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो आज पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जरा सा कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, ठीक है, कि बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ। जिसको स्पीड कम लग रही हो तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा के क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, वैसे ज़्यादा समय नहीं लिया आपका, कितना समय हुआ, 19 मिनट हुआ है, और क्वेश्चन 10 मतलब 15 क्वेश्चन और बचे हैं लगभग अप्रॉक्सिमेटली। ठीक है, आधे घंटे में आराम से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वायत्त वाष्पण से संबंधित है। आप लोग एक चीज़ बताइएगा कि ये जो मैं PDF बना रहा हूँ आप लोगों को दिख रही है कायदे से, ब्लर तो नहीं है। ठीक है, तो अगले वीडियो से उसको भी सही करूँगा। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं, और जो कमी हो आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक है, तो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वायत्त वाष्पण से संबंधित है, तो कौन सी है, 134 का सेकंड, ऊष्मा शोषक क्रिया है। कौन सी है, ऊष्मा शोषक क्रिया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान के प्रभाव के विषय में सही नहीं है, तापमान के प्रभाव के विषय में सही नहीं है। तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। भाई जब तापमान बढ़ाओगे तो आम बात है कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, इसलिए ये सही है, इसलिए क्या गलत है। ऊष्मा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है, भी सही है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर एक ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। नहीं, क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर कोई द्रव बॉयल करने लगता है, यही गलत है, इसलिए हाँ इसलिए क्या यही सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 136 है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का। किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब चक्र कोशिका के किस अंग में, क्रेब चक्र जो होता है वो कोशिका के किस भाग में पाया जाता है, तो क्रेब चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में कहीं है, हाँ तो पहले ही है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में क्रेब चक्र पाए जाते हैं। ठीक है, 138 क्वेश्चन नंबर आपका है, सांप के जहरीले दांत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, किसका रूपांतरित होता है, तो जांभिका दंत, सीजा जांभिका दंत के हैं। ठीक है, आगे अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है तो ये किसमें होता है, कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है, कम विकसित जानवर और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। अमीबा के पादाप किसमें सहायता करते हैं, अमीबा के जो पैर होते हैं वो किसमें सहायता करते हैं, तो गति देने या भोजन पकड़ने, दोनों में सहायता करते हैं। ठीक है, 141 नंबर, नीचे कुछ जानवजीवों के नाम दिए गए हैं, तो
तो इनमें से एक परजीवी जीवों के वर्ग, परजीवी जीव मतलब जो दूसरे का सहारा लेते हैं। तो ईस्ट नहीं है, खटमल है, खटमल खून पीता है, ठीक है। अमरबेल है, दूसरे पौधों से सहायता लेता है। जोंक है, जोंक भी आपका है, और जू भी है। तो मतलब बी सी डी एफ, बी सी डी एफ, पहले वाला ऑप्शन क्या है, सही है। 141 का पहला। जैवमंडल आरक्षण, ये क्वेश्चन अच्छा है। जैवमंडल आरक्षण से संबंधित सही कथन है। आरक्षण मतलब आरक्षित, तो ये वह क्षेत्र हैं जो क्षेत्र जैव विविधता और संतुलन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो पहले वाला क्या है, सही है। आगे नहीं देखना, बाकी सारे गलत ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों को अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं। दूसरा है एक कोशिका जीव में एक कोशिका सभी कार्य करती है, ये भी सही है, ठीक है, ये सही है। नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण, बिल्कुल सही। उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं, ये क्या है, असत्य, क्योंकि उसमें केंद्रक होते हैं, बस केंद्रक के बाहर कवर नहीं होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होते हैं, बस केंद्रक के अंदर बाहर कवर नहीं पाया जाता है। तो इसलिए गलत है, इसीलिए सही है। गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि उसने क्या पूछा, असत्य कथन पूछा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना है। गुणसूत्र केंद्रक में स्थित होते हैं, बिल्कुल सही। गुणसूत्र न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। बीज गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, ये भी सही है। एक कोशिका जीव श्वसन और जनन करते हैं, एक कोशिका जीव श्वसन और जनन नहीं करते हैं। तो 144 का आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 144 का आपका ये गलत है, तीसरा वाला, इसीलिए क्या है, ये सही है, ठीक है, गलत है इसीलिए सही। अगला है निम्नलिखित प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र, प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मानव में सभी मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है, सही है। जलीय प्राणियों का उत्सर्जन की कोई आवश्यकता नहीं होती, गलत। तो पहला इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। पौधे उगाने के लिए दोमट मृदा का ऊपरी सतह उत्तम मृदा माने जाने के लिए कारण की पहचान कीजिए। पौधे उगाने के लिए दोमट मृदा है, इसमें लगभग समान मात्रा में छोटे एवं बड़े कण होते हैं, बिल्कुल सही है। इसकी जल धारण क्षमता अधिक है, बिल्कुल सही। इसमें खाद ह्यूमस है, बिल्कुल सही। ये तीनों सही है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी। कौन हो जाएगा, ए बी सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 147 है कि निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करती है, करने का वाला हार्मोन स्रावित करता है। मतलब हार्मोन कौन था, इंसुलिन। तो इसका स्रावन कौन करता है, अग्नाशय। इंसुलिन को कौन स्रावित करता है, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम, घटनाओं का सही क्रम बताना है। तो पहले देखो युग्मक बनेगा, फिर निषेचन होगा, फिर युग्मनज होगा, फिर भ्रूण होगा। तो ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट है। दो क्वेश्चन और बचे हैं डियर, क्या है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 149 नंबर। यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष स्पीसीज के व्यक्तियों की कुल संख्या नहीं, यह किसी दिए गए क्षेत्र के केवल पादप जात और प्राणी जात की किसी विशेष स्पीसीज का उल्लेख करती है। ये तो सही लग रहा है, तीसरा ही पढ़ लेते हैं। या किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विविध स्पीसीज का उल्लेख करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला क्या है, राइट है। 150 नंबर देखिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन आज के तरह एक सेकंड रुक जाइएगा। इसमें बी तो सही, एक सेकंड। इसमें क्या लिखा है, किसी विशेष, नहीं विशेष वर्ड की वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विविध स्पीसीज का उल्लेख करते हैं। ऑप्शन सी सही, कौन सा, ऑप्शन सी सही है। तो मतलब केवल सी, ऑप्शन 2 इसका राइट होगा। ये वाला गलत है, ठीक है, ध्यान रखिए, क्यों गलत, इसमें विशेष लग गया ये वाला वर्ड, से ये भी गलत है, ये भी गलत है। केवल सही कौन है, ये नहीं, ये वाला सी वाला सही है। कौन सही है डियर, सी सही है। तो सी वाला ऑप्शन केवल सी। 150 नंबर देखिएगा, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार रेशे के लिए सही है। आहार रेशे को रुक्षांश के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं, गलत है। रुक्षांश मुख्य रूप से हमारे खाद्य पदार्थों में पादप उत्पादों द्वारा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ए और सी सही है। थर्ड वाला ऑप्शन क्या, राइट है। ओके डियर, गुड बाय।